जब मैं बोलूँगा ही करा के छोड़ूंगा तो नहीं साथियों। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। क्वेश्चन चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, बिना देर किए हुए। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ही रहता है कि लाइक नहीं करते, लाइक कर दी। देखिए सभी लोग बुरा नहीं मानिएगा, जो लाइक कर देते हैं ठीक है, शेयर कर, जो नहीं करते हैं कम से कम एक लाइक तो कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथियों, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। क्वेश्चन है साथियों कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने हैं साथियों? 243 निर्वाचन क्षेत्र है, सभी लोग जानते होंगे। और बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 75 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटों का प्रावधान किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं। बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं विधान परिषद में, और बिहार लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटों का प्रावधान किया गया है साथियों। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए इतना पढ़ लिया, अब आगे बढ़िए। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ तो 1962 ईस्वी में लागू हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था। कब किया गया था? भारत और चीन के युद्ध के दौरान यह घोषित किया गया था साथियों। और भी इसमें है बहुत सा, जिसे भारत का दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था तो 3 दिसंबर 1971 में लगा था, पाकिस्तान के आक्रमण के कारण लागू किया गया था साथियों। चूँकि अभी तक आपातकाल लागू 3 बार हुआ, 1962, 71 और 75 में हुआ था। तीसरा जो राष्ट्रीय काल आपातकाल जो लगा था 1975 में 25 जून को, ये आंतरिक उपद्रव के आधार पर थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भूल जाइएगा ये भी। तो सर्वप्रथम लागू हुआ 1962 में, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो देखिए सब क्वेश्चन मिली जुली आ रहा है साथियों। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ है, चूँकि चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के अंतर्गत 1973 ईस्वी को उत्तराखंड यानी उस समय उत्तर प्रदेश का भाग के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे की हम लोग देखते हैं साथियों। सवाल है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है कि किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक मार्क लगा के रखिए कि गांधी इरविन समझौता के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था साथियों। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया ना। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में किया गया जी। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें हो रहा है। कब किया गया? तो 24 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल साथियों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए इसको तो हम बताएंगे नहीं, आप लोग ऑप्शन में इसको जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब इसको हम बता दिए हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? इसमें आपको इसे कमेंट में ज़रूर हम जवाब जानना चाहता हूं साथियों, जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसे जवाब बताइएगा, लिख लीजिए 37 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं साथियों? तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विकास की स्थिति के आधार पर संस्थानों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास के स्थिति के आधार पर संस्थानों को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का कारण बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कारण बनता है ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या बनता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट है कि भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता है। कौन है? जनता। नेक्स्ट सवाल है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ? तो वैश्वीकरण की नीति से साथियों
किस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र का अधिक लाभ नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट से की थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है साथियों? बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा। और सर्बिया की मुद्रा क्या है? सर्बिया की मुद्रा आपसे पूछा जाए तो सर्बियाई दिनार है, सर्बियाई दिनार है, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आगे याद रखिए साथियों सवाल। चलिए सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जो स्थित है साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में स्थित है। नाटो का मुख्यालय पूछा जाएगा तो ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। याद रखिएगा सब। बस इसी बात पर एक लाइक दबा दीजिए फटाक से, चूँकि क्वेश्चन भी आप लोग ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ कर देता। लाइक और शेयर अंधाधुंध आप लोग कीजिए ना, धुआं क्लास को कर देना, छोड़ना नहीं है इस बार। चलिए क्वेश्चन क्या है साथियों नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस है ना, क्या कह रहा है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन भी हम कराए हैं कुछ क्लास में, अगर देखे होंगे आप लोग तो। चूँकि इसमें साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस हम लोग मनाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है साथियों? ये होता है 8 डिग्री चैनल से होता है। किससे होता है? 8 डिग्री चैनल से, ऑप्शन नंबर डी होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ये तो बिहार में लगता है जी। ऑप्शन सॉरी सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? पूरा भारत भर में पूछ रहा है। ये लगता है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में लगता है। कहाँ में लगता है? असम में। चूँकि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्रों के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, ठीक है साथियों। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मैंने लगता है कुछ गलत कराया है, चूँकि ये नहीं होगा। कराए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है साथियों? ये होता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से होता है। सही होगा पाक जलडमरू मध्य, चूँकि हमें भी कन्फ्यूजन हो रहा है। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से होता है, ठीक है। अब यहाँ सवाल आता है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में, ये तो सही मैंने बोला बिहार में लगता है। कहाँ में लगता है? बिहार में लगता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार क्या है? देखिए कोई क्वेश्चन हो सकता है, अगर गलत हमसे हो जाए तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसे हम सही करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग स्टूडेंट भी गलत नहीं क्वेश्चन और आंसर याद करें। आप लोग कमेंट करके उनको बताना है। कह रहा है कि क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार क्या है साथियों? उद्यमों का स्वामित्व है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 75 प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया है? 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया है साथियों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ये दिए हैं साथियों आपको बॉम्बे
प्लान 1944 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार बन गया है। कौन है? बिहार। नेक्स्ट है कि 9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया गया? ये किया गया साथियों द इंडिया एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस का किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है साथियों कोलकाता को, कोलकाता। नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा साथियों? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया साथियों सतपाल भानु को किया गया, सतपाल भानु को किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ईस्ट वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ईस्ट वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है साथियों? ये किया जा रहा है दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदित्य सी अग्रवाल है, आदित्य सी अग्रवाल है। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? हाल ही में उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण रिजिजू मंत्री ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है आपका, देखिए इतना ही जूम हो जाता है कभी कभी ना, कभी कभी तो जूम होता ही नहीं, ये मोबाइल से थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत होता ही है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किसी सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है। क्या नियम है साथियों? ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है मैक्सवेल का, और स्क्रू नियम है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जो जल लवण और प्रोटीन से बना होता है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? नहीं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा मेरे साथियों? 10 होगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है? यह अविलेय साथियों BaBr2 हो जाएगा, है ना। अविलेय पदार्थ है, क्या है? अविलेय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर इनमें से कौन सा भाग सल्की उपकला से अस्तित्व नहीं होता है? सल्की उपकला से अस्तित्व नहीं होता है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको वृक्क नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है? ईस्ट में होता है। कहाँ में होता है साथियों? ईस्ट में होता है, बडिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनन मुकुलन को। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है? मानव निर्मित पारितंत्र है साथियों, क्या हो जाएगा? मानव निर्मित पारितंत्र हो आपको बगीचा, क्या हो जाएगा? बगीचा है। नेक्स्ट सवाल है कि गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई थी 1985 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि प्रोपेनॉन में कितने कार्बन और कार्बन सा क्रियात्मक समूह होता है? प्रोपेनॉन में कितने कार्बन और कौन सा क्रियात्मक समूह होता है मेरे साथियों? ये होता है आपको 3 कीटोन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 कीटोन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग समान हिंदी पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि का पहचान करें। हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है, हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है, वाक्य में टहनियाँ के वर्तनी अशुद्ध क्या है मेरे साथियों? हो जाएगा टहनियाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको है यहाँ पर कि दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य के खंड को बदलिए। ठीक है, कह रहा है कि उसके चाचा को लड़की हुई है, नहीं उसके चाचा के लड़की हुई है ना, उसके चाचा के लड़की हुई है, को नहीं,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। वाक्य में काले शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? गरिष्ठ लिखा है, ये तो गलत है, गरिष्ठ है ना, इसका गरिष्ठ आ जाएगा इस प्रकार से, गरिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गरिष्ठ का मतलब होता है भारी भोजन को दर्शाता है। भारी भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कोयल का पर्यायवाची शब्द है, नहीं कि जो मिले उसे खा लेना चाहिए दबा के, नहीं। क्वेश्चन का मतलब है कि गरिष्ठ भोजन रात्रि में नहीं करना चाहिए, यानी भारी मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट सवाल साथियों कि कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोयल का पर्यायवाची शब्द श्यामा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या है? श्यामा। नेक्स्ट है कि मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प को चुने। जैसे कलम तोड़ना, क्या है? कलम तोड़ना का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़िया लिखना। क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। नेक्स्ट है कि यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक, इसको निश्चयवाचक पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? नौका का पर्यायवाची है आपका पोत है। क्या है? पोत। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? उड़ रहे हैं, यानी अभी भी उड़ने का काम जारी है, वर्तमान काल है ना, अपूर्ण वर्तमान काल इसको हम लोग बोल सकते हैं। उड़ रहे हैं, पूरा अभी समाप्त नहीं, अभी उड़िए रहे हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? ये है अपवाद है। ये क्वेश्चन हमें भी समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें साथियों, जिसको छोड़ ही दीजिए 80 नंबर को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है साथियों? तमचुक नहीं है, तमचुक नहीं है, चूँकि मोर का पर्यायवाची हो गया क्या? सिखी, कलापी, केकी, मयूर, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, सीतापांग, शिखावल, सारंग आदि। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऋणी का विलोम क्या हो जाएगा मेरे साथियों? उऋणी हो जाएगा, उऋणी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हाँ, सबका ऋणी का विलोम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में द्वंद्व समास है, दो गो लगा हुआ है ना, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों, आप लोग तो लाइक कर नहीं रहे हैं, लाइक थोड़ा कीजिए, दबा के कीजिए लाइक। क्लास में मज़ा बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि क्लास को शांतिपूर्वक करने से होता मज़ा तो आता ही है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा बिल्कुल समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन क्या है साथियों नेक्स्ट कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद शुभ जोड़ इच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि नितिन पूर्ण शब्द का कौन सा समास है? नितिन पूर्ण शब्द का समास तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद जो कवि थे रीतिकाल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? ये पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है साथियों? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मानव की है। नेक्स्ट सवाल है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। नेक्स्ट सवाल है, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या नाम था? कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था मेरे साथियों? था ऑप्शन नंबर सी, श्यामानंदन किशोर था, श्यामानंदन किशोर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है आपका, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ?
ये हुआ साथियों। दुबे छपरा बलिया में हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ये जो रचना है साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति के हैं। क्या है? निर्गुण भक्ति के हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? तो सुमित्रानंदन पंत जो है कवि हैं छायावादी युग के हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छायावादी युग के हैं। अब यहाँ से गद्यांश आता है साथियों, एक बार हमारे साथ गद्यांश को पढ़िए। कह रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव है, अच्छी बुरी संगीति का चुनाव। पिछले गद्यांश भी इसी से रिलेटेड था। अच्छी बुरी संगीति का चुनाव इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारे मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलताओं की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर से तेज़ी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरह तेज़ी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है, ऊंचाई तरफ बढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, अच्छे वाक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन है साथियों कि सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? सफल व्यक्ति कहा गया है जो उपयुक्त चुनाव करे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा चुनाव हमारे वश में है? तो अच्छी बुरी संगीति का चुनाव हमारे बस में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अच्छी या बुरी संगीति है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित करता है? ये बुराइयों की ओर आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों यहाँ पर, माता पिता जन्म मृत्यु में कौन सा समास है? ये है आपको द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा साथियों। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी दशहरा का समय है, दशहरा भी घूमिए और पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक तो नहीं है किए होंगे, लाइक और शेयर कर दीजिए साथियों, और टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो करके रखिए। हमारे वीडियो का प्रैक्टिस सेट देखने के बाद जाकर प्रैक्टिस सेट लगाइए, PDF डाला जाता है।